दोस्तों 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग किया करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। आईटीआर फाइल अगर आप करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो इन 10 मिस्टेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज सकता है। यानी सीधे सीधे आपको इन गलतियों की वजह से इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइलिंग करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023 फॉर नॉन ऑडिट केस के लिए। तो ऐसे जो नॉन ऑडिट केस है जिनको इनकम टैक्स अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो इन 10 पॉइंट के बारे में जरूर पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस भी आ सकती है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बात करते हैं ऐसे कौन से 10 कॉमन मिस्टेक है जो आपको करने से बचना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस ना आए। सबसे पहले बात करते हैं मिसिंग द डेडलाइन। तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी फाइनेंशियल ईयर अगर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करने जा रहे हैं, स्मॉल टैक्स पेयर है, नॉन ऑडिटेड केस में है, तो उस केस में 31 जुलाई 2023 आपके लिए लास्ट डेट है। दोस्तों अगर आपकी ऑडिटेड केस है तो उस केस में ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की 30 सितंबर है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ऑडिटेड केस है वो है 31 अक्टूबर। तो 31 जुलाई जो छोटे व्यापारी है, जो छोटे स्मॉल टैक्स पेयर है या प्रोफेशनल है, बिजनेस पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, 31 जुलाई आपके लिए आखिरी डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अगर सरकार ने इस डेट को एक्सटेंड नहीं किया तो ड्यू डेट से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, यानी 31 जुलाई से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और ड्यू डेट अगर चली जाती है तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपको लेट फीस लग जाएगी, जिसके अंदर अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है, 2.5 से लेकर 5 लाख तक की इनकम है तो 1000 की लेट फीस आपको देनी पड़ सकती है, और 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उस केस में 5000 की लेट फीस आपको लग जाएगी। आपके जो लॉसेस है वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, आपका टैक्स होगा उस पर एडिशनल 1% जो आप पर लग जाएगा, और आपकी जो रिटर्न है वो बिलेटेड रिटर्न मानी जाएगी, ना कि ओरिजिनल रिटर्न मानी जाएगी। और 31 जुलाई के बाद आप कब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, यानी 31 दिसंबर आपके लिए लास्ट डेट रहेगी जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। 31 दिसंबर के बाद आप ना ही ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ना ही बिलेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ना ही आप रिटर्न को रिवाइज कर पाएंगे। 31 जुलाई के बाद जो रिवाइज डेट है, रिवाइज रिटर्न है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी जो डेट है वो 31 दिसंबर तक ही रहेगी। 31 दिसंबर के बाद आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 की अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर के बाद फाइल कर सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से वो स्टार्ट होगी अपडेटेड रिटर्न फाइल करना, जो आप 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएंगे। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे, प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको पर्सनल डिटेल डालनी होती है, जैसे कि आपका नाम, आपके पैन कार्ड की डिटेल, आपका आधार कार्ड की डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, आप मेल है या फीमेल है, आपका प्रॉपर एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सभी डिटेल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जनरल इंफॉर्मेशन में ये सभी देनी होती है। बैंक डिटेल आपको देनी होती है, आईएफएससी कोड, जितनी आपकी बैंक से सभी बैंक की डिटेल आपको देनी होती है, उनका एड्रेस है और इसी के साथ आईएफएससी कोड भी आपको देना होता है। ये सभी डिटेल जो है वो आप प्रॉपर यानी करेक्ट इंफॉर्मेशन जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जरूर दिखाएं। अगर आप ऐसी गलती करते हैं, आप गलत इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, पैन कार्ड गलत डाल दिया आपने, आधार कार्ड अगर गलत डाल दिया आपने, मेल आईडी, फोन नंबर या कोई अदर डिटेल जो वो अगर आप गलत डाल देते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है इस गलती की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, अपनी पर्सनल जो डिटेल है, चाहे आपका नाम हो, आपका एड्रेस हो, आपकी ईमेल आईडी हो, आपका फोन हो, आपका पैन, आपका आधार, आपकी बैंक डिटेल, ये सभी करेक्ट होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये जरूर चेक कर लें। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने थर्ड पॉइंट पे, यूजिंग रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और गलती से अगर गलत आईटीआर फॉर्म चूज कर लेते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यानी आपकी आईटीआर जो वो इनवैलिड या रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त करेक्ट आईटीआर फॉर्म चूज करना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी
ITR 1 आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम के साथ अगर आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम आती है तो उस केस में ITR 2 आप फाइल कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, बिजनेस रिलेटेड अगर आपकी कोई इनकम आ रही है तो उस केस में ITR 3 और ITR 4 44AD प्रेजेंटिव बेसिस पर अगर आप इनकम दिखाना चाहते हैं, बिजनेस इनकम दिखाना चाहते हैं तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चूज करना यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इनकम जो है डिपेंड करता है आपकी इनकम पर के आपका कौन सा ITR जो फॉर्म है वो एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इन फॉर्म्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और करेक्ट फॉर्म आप चूज करें ताकि आपका फॉर्म जो है या आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो वो इनवैलिड ना हो। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे, नॉट चेकिंग फॉर्म 26AS AIS इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप अब 26AS चेक नहीं करते जिसके अंदर आपकी TDS रिलेटेड डिटेल, TCS से रिलेटेड डिटेल्स शो होती है या फिर AIS के अंदर आपकी सभी शेयर से रिलेटेड डिटेल, अगर आप शेयर बाइंग कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड आपने लेके रखा है, डिविडेंड हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, सेविंग बैंक अकाउंट से, फिक्स डिपॉजिट से, RD अकाउंट से ये सभी डिटेल जो आपके AIS के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपका रिफंड, कोई डिमांड, ये सभी डिटेल आपके AIS के फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट करती है और 26AS के अंदर आपके TDS से TCS रिलेटेड क्रेडिट शो होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादातर जो है 26AS फॉर्म चेक करके अपना जो TDS और TCS से जो है क्लेम अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कर देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपका जो एम्प्लॉयर है फॉर्म 16 आपको जारी करता है तो आपको मैच कर लेना है कि जो फॉर्म 16 है और 26AS है दोनों यहां पर मैच हो। अगर मैच नहीं होता तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करवा लीजिए। अगर मैच नहीं होता तो उस केस में आप रिटर्न जो है वो रिवाइज भी करवा सकते हैं, 26AS को जो है अपडेट करवा सकते हैं, उसके बाद ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर TDS जो है वो क्लेम करें जिसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी ना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी नोटिस ना आए, जिसके तहत आप अपना 26AS जो फॉर्म है जिसके अंदर TDS रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो फॉर्म 16 है जिसके अंदर आपके एम्प्लॉयर ने सभी डिटेल रखी हुई है उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले। तो आ जाते हैं अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे, सिलेक्टिंग रॉन्ग असेसमेंट ईयर। कई बार टैक्स पेयर ऐसी गलती कर देता है कि असेसमेंट ईयर के बदले वो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनको नोटिस आ सकती है इस गलती की वजह से। ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर वो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है जिस साल आपने इनकम अर्न करी है और असेसमेंट ईयर वो साल है जिसके अंदर आपने जो इनकम पिछले साल अर्न करी थी उसका टैक्स है, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी है, जिसकी ऑलरेडी हमने आपको ड्यू डेट बता दी थी 31 जुलाई 2023 आपकी ड्यू डेट रहेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 था। एग्जांपल के तौर पर अगर फाइनेंशियल ईयर अगर आपका 22-23 है तो असेसमेंट ईयर आपका 23-24 होगा, यानी नेक्स्ट ईयर जिस साल आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त प्रॉपर असेसमेंट ईयर चूज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकती है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने सिक्स्थ पॉइंट पे, तो नॉट मेंशनिंग ऑल सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आप नहीं दिखाते हैं तो इनकम टैक्स द्वारा आपको नोटिस आ सकती है अगर आप ऐसी बड़ी गलती करते हैं। अगर पूरे साल के अंदर आपके चाहे एक सेविंग बैंक अकाउंट हो, 2 सेविंग बैंक अकाउंट हो या 3 सेविंग बैंक अकाउंट हो, आपने कोई करंट अकाउंट खुलवा के ओपन रखा है, ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपका कोई अकाउंट जो वो अगर क्लोज भी क्यों ना किया है, आपने आपको इन सभी की डिटेल जो है अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल करते वक्त आपको जरूर देनी है। चाहे बैंक का नाम हो गया, बैंक का एड्रेस हो गया, IFSC कोड हो गया और बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी डिटेल जो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना मैंडेटरी होगा। तो ध्यान रखिएगा जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट आपके ड्यूरिंग द पीरियड चल रहे हैं, यानी जिस साल आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो भी ओपन है या आपने जो उस साल अगर कोई क्लोज भी करवा दिया है, तो आपको उन सभी की डिटेल जो है अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जरूर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, ऐसी गलती अगर आप कर देते हैं, अगर कोई सेविंग बैंक अकाउंट आप छोड़ देते हैं या आप मेंशन नहीं करते, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस भी आ सकती है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 7th पॉइंट पे, नॉट मेंशनिंग इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ज्यादातर लोग जो अपनी प्राइमरी इनकम जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त दिखा देते हैं, जैसे कि सैलरी या बिजनेस इनकम हो गई, लेकिन वो ये गलती कर देते हैं अगर उनकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, यानी अगर कोई बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करके रखी है तो बैंक का ब्याज आता है जो फिक्स डिपॉजिट उन्होंने करी है। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपके पैसे पड़े तो वहां पर भी आपको ब्याज मिलता है। अगर आपकी कोई रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उससे आपको रेंट मिलता है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी कोई शेयर्स अगर बेच दिए तो उससे आपको कैपिटल गेन की इनकम होती है। ये सभी डिटेल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, यानी आपकी पूरी इनकम की डिटेल आपको देना जरूरी है, मैंडेटरी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर आपकी इनकम की डिटेल आपसे पूछ सकता है, और अगर आप प्रॉपर इनकम नहीं दिखाते तो आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट और टैक्स भी आपको भरना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा कि अपनी सभी इनकम, चाहे आपकी प्राइमरी इनकम क्यों ना हो, सैलरी
से बिजनेस है, लेकिन इनके अलावा कोई अदर सोर्स की इनकम है, बैंक की इंटरेस्ट की इनकम है, फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट की इनकम है, रेंट अगर कोई इनकम है, आपकी कोई अदर इनकम भी क्यों ना हो, वो आपको सभी अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जरूर दिखाना है। आपको गलती नहीं करनी है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आपको आ सकती है। आ जाते हैं अब अपने 8 पॉइंट पे, एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करने जा रहे हैं, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकती है। तो ऐसी गलती मत करिए कि आपकी अगर कोई एग्जेम्प्टेड इनकम हो, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो या किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर आप पार्टनर है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको मिलता है, कोई स्कॉलरशिप आपको मिलती है, पीपीएफ अकाउंट के अंदर अगर आपने निवेश किया उसका ब्याज अगर आपको मिलता है, ये सभी आपके लिए एग्जेम्प्टेड होती है और इसे डिस्क्लोज करना इनकम टैक्स रिटर्न में मैंडेटरी होता है। अगर आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना किन लोगों के लिए मैंडेटरी है? जिनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 3 लाख आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन होगी, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 5 लाख आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है, जिसके ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। अगर इससे इनकम अगर आपकी बिलो है, 2.5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, तो उस केस में अगर आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम क्यों ना हो, आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्टेड इनकम अगर आपकी मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग है, मैंडेटरी अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, या अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न वॉलंटरली भी अगर फाइल कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो आपको उसको इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना आपके लिए जरूरी है। आ जाते हैं अपने 9th पॉइंट पे, हाइडिंग ऑल द डिटेल्स फॉर कैपिटल गेन रिलेटेड इनकम्स। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और कैपिटल गेन रिलेटेड अगर आपको कोई इनकम हो रही है, जैसे शेयर से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, म्यूचुअल फंड से कोई प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है, तो उस केस में आपको कोई इनकम हो रही है, कैपिटल गेन इनकम हो रही है, गोल्ड ज्वेलरी या कोई अदर बॉन्ड अगर आपने बेचा है, इन सभी से अगर आपको कैपिटल गेन की इनकम होती है, तो ये सभी डिटेल जो है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न, यानी सभी इनकम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको जरूर दिखानी है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकती है, क्योंकि आपके सभी शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता है। आपका जो एआईएस फॉर्म है, जिसके अंदर साफ साफ आपके शेयर्स की डिटेल, जो भी आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं, अगर कोई म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई है, कोई डिविडेंड अगर आपको आया तो उसकी भी डिटेल आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार एआईएस जरूर चेक करें, अपने जितने भी कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स है उसे जरूर मंगवा लें, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली, चाहे आपको गेन हो या आपको लॉस भी क्यों ना हो, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूर दिखाएं, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है। आपको 10th पॉइंट पे, नॉट वेरीफाइंग आईटीआर फॉर्म। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप एक बार फाइल कर देते हैं, उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपनी आईटीआर वेरीफाई करवानी होती है। या तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ई वेरीफाई करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल जो है वो अपडेट होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, एंड आपके मोबाइल नंबर पर अगर ओटीपी आता है तो उस केस में आप ओटीपी डालकर आप अपनी आईटीआर को, इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर आप मैनुअली भी जो है पोस्ट करके या अपनी आईटीआर को साइन करके पोस्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भिजवा सकते हैं, जिससे आपकी आईटीआर जो वो वेरीफाई हो जाएगी। अगर आप वेरीफाई नहीं करते 30 दिन के अंदर, तो उस केस में आपकी आईटीआर इनवैलिड मानी जाएगी, यानी कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल ही नहीं किया, और आप पे सभी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो लागू हो जाएंगे। लेट फीस का कॉन्सिक्वेंसेस लागू हो जाएगा, और भी अदर जो भी कॉन्सिक्वेंस हो गए, पेनल्टी होगी, इंटरेस्ट होगा, जो भी टैक्स है, भी रिफंड है, वो भी आपका जो अटक जाता है अगर आप ई वेरीफाई, अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते। तो दोस्तों, इनकम टैक्स के रिटर्न को ई वेरीफाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर देते पर ई वेरीफाई करना रह जाता है, जिस वजह से उनका जो रिफंड है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रोक लिया जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें, अपना रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अपने आईटीआर को ई वेरीफाई जरूर करवाएं। तो इन सभी 10 मिस्टेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल करने जा रहे हैं। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस भेजी जा सकती है, आपका रिटर्न कैंसल, इनवैलिड किया जा सकता है, आपको टैक्स पेनल्टी, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सभी 10 मिस्टेक्स के बारे में जो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।